छेड़छाड़ हुई है और क्राइम सीन को नुकसान पहुंचाया गया है। जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, जो दिखाई भी दे रहा था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हुई है। अब सोचिए, सबूतों को कौन नष्ट करना चाहता है? दूसरा, पुलिस ने क्राइम सीन की वीडियोग्राफी तब की जब डॉक्टरों ने पुलिस पर बहुत दबाव बना दिया और इससे ऐसा लगता है कि पुलिस ने इस मामले में अपना काम ठीक से नहीं किया और वो क्राइम सीन की वीडियोग्राफी नहीं करना चाहती थी। तीसरा, यह आशंका भी है कि इस मामले में सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई और अस्पताल प्रशासन ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया। अस्पताल प्रशासन को सुबह 5:20 पर यह पता चल गया था कि अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली है, लेकिन इसके बावजूद उस महिला डॉक्टर के माता पिता को इस घटना की जानकारी बहुत देर से दी गई। चौथा, इस घटना में पहली एफआईआर रात को 11:45 पर दर्ज हुई, जब पीड़िता का अंतिम संस्कार हो चुका था, यानी जानकारी मिलने के 18 घंटे के बाद यह एफआईआर दर्ज हुई। सोचिए, पुलिस 18 घंटे तक क्या करती रही। एक लाश मिलती है महिला डॉक्टर की, जिसमें वो अर्धनग्न है, चोट के जबरदस्त निशान है, उसकी हत्या हुई है, साफ दिखाई दे रहा है, आंखों से खून निकल रहा है, और उसके बाद भी 18 घंटे लग गए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में। और सीबीआई ने 5वीं बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट को यह बताई कि उसे इस मामले की जांच पूरे 5 दिन के बाद सौंपी गई और तब तक इस मामले की जांच पहले ही प्रभावित हो चुकी थी, सबूतों के साथ समझौता हो चुका था। इससे यह पता चलता है कि इस मामले में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस ने ईमानदारी से जांच नहीं की और जिस क्राइम सीन को पुलिस को सुरक्षित रखना चाहिए था, उसे भी नुकसान पहुंचा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस घटना का स्वतः संज्ञान न लेते तो ये सारी बातें शायद आपको कभी पता ही नहीं चलती और हम भी ये बात आपको शायद इस तरह ना बता रहे होते और कभी किसी को यह पता नहीं चलता कि कोलकाता पुलिस की जांच शुरुआत से ही संदिग्ध थी, कॉम्प्रोमाइज्ड थी और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा इसकी सुनवाई के दौरान कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी ऐसा नहीं देखा जब किसी घटना की जांच में इतने बड़े स्तर पर लापरवाही हुई हो और इसे एक चौंकाने वाला मामला उन्होंने बताया है। यह तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हैं कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। वो ये कहते हैं ये मामला हैरान करने वाला है, लेकिन ममता बनर्जी को यह मामला हैरान करने वाला नहीं लगता। ममता बनर्जी को इसमें कहीं भी अपनी पुलिस की लापरवाही दिखाई नहीं दे रही, अस्पताल की लापरवाही कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसे कहते हैं राजनीति। और जस्टिस पारदीवाला ने यह भी कहा कि अदालत को इस घटना में कोलकाता पुलिस की भूमिका पर पूरा संदेह है, पूरा शक है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 बड़े सवाल पूछे, जिनमें पहला सवाल एफआईआर को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब पुलिस को इस घटना की पहली सूचना 9 अगस्त को सुबह 5:20 पर मिली तो उसने पहली एफआईआर रात को 11:45 पर क्यों दर्ज की और पुलिस 18 घंटे तक क्या करती रही। इन आरोपों पर कोलकाता पुलिस के वकील, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कहना ठीक होगा, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पीड़ित डॉक्टर के माता पिता खुद ही चाहते थे कि इस मामले में एफआईआर दर्ज न की जाए, लेकिन सीबीआई का कहना था कि कोलकाता पुलिस का यह दावा गलत है क्योंकि एफआईआर अस्पताल प्रशासन ने नहीं बल्कि पीड़ित के पिता ने खुद दर्ज करवाई। तो देखिए, यह एफआईआर असल में अस्पताल के प्रशासन को करवानी चाहिए थी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को करानी चाहिए थी, क्योंकि उनके अस्पताल में एक लाश मिली, उनकी अपनी डॉक्टर ऑन ड्यूटी की हत्या हुई, उसका बलात्कार हुआ, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एफआईआर दर्ज हुई है पीड़िता के पिता के कहने पर और जो पिता एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं उसी के बारे में पुलिस कहती है कि वो खुद नहीं चाहते थे कि एफआईआर दर्ज हो। यह कैसा विरोधाभास है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में ऐसा कैसे हुआ कि पुलिस ने पहले शव का पोस्टमार्टम कराया और बाद में अपनी केस डायरी में लिखा कि यह एक अननेचुरल डेथ का मामला है, प्राकृतिक मौत का मामला है। और अदालत ने यह भी पूछा कि पुलिस ने जिस तरह से इस मामले की जांच की
उससे उसका विश्वास कम हुआ है और कोर्ट ने अब इस मामले में उस महिला जांच अधिकारी को भी अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया है, जिसे कोलकाता पुलिस की तरफ से यह केस 9 अगस्त को सौंपा गया था। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत को ऐसी आशंका है कि इस मामले में कुछ केस डायरी के पन्ने इस मामले की केस डायरी के बाद में जोड़े गए हैं, यानी केस डायरी में कुछ पन्ने बाद में जोड़े गए, क्योंकि अगर पुलिस को सुबह से ही यह सूचना मिल गई थी कि महिला डॉक्टर का शव अर्धनग्न हालत में अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला है और उसने सारे साक्ष्य क्राइम सीन से इकट्ठा कर लिए थे, तो उसने इसे अप्राकृतिक मौत का मामला मानकर केस डायरी में पहली एंट्री रात को 11:45 पर तब क्यों की जब शव का भी अंतिम संस्कार हो चुका था, यानी इतनी देरी कैसे हुई। और इसी को देखते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस घटना की केस डायरी में भी कुछ पन्ने बाद में जोड़े गए हैं। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कोलकाता पुलिस पर। हालांकि कोलकाता पुलिस की तरफ से उनके पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इन पन्नों पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होते हैं और पन्नों को केस डायरी में बाद में जोड़ना संभव नहीं है। सोचिए, किसने कल्पना की थी कि जिस सरकार और पुलिस को इस डॉक्टर को इंसाफ दिलाना था, जिसका यह कर्तव्य है कि वो महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाए, वही सरकार और पुलिस इस मामले में संदिग्ध तरीके से जांच कर रही है और सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे किसी को शायद बचाने की कोशिश होती है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देश भर में देखी जा रही थी और कोलकाता में भी डॉक्टर्स प्रदर्शन स्थल पर इस सुनवाई के दौरान हुई सारी दलील को सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि रक्षा करने वाली पुलिस कैसे कई बार इंसाफ का मजाक बनाकर रख देती है। और इस देश में अगर अदालतें ना हो तो उन्हें इस पुलिस को रोकने वाला शायद कोई नहीं होगा। You may be right, Mr. Sibbal. This is something which even the Criminal Procedure Code doesn't prescribe. Yes, exactly. The entire procedure Yeah. which has been followed by your police, Yes. police of the state, it is something which at least I have not come across. Yes. In 30 years of my I know. GD number 542, dated 10:10 a.m. Received information over the telephone from Agikor Medical College Hospital Police Outpost that a lady of PG trainee of so-and-so was found lying in unconscious exactly. state. Mr. Sibbal, Yeah. just tell us from your record at what time the postmortem was performed. Yes. I tell you what. From your record. Yes, yes. That is for the time being 6:10 to 7:10 p.m. in the evening, Yes. correct? Correct. Yes. When you are taking the dead body Yes. for the purpose of performing postmortem, Yes. is it a case of unnatural death or not? If it is not a case of unnatural death, why do you have to perform the postmortem? Why has he mentioned this 32 hours, 30 hours? He's come back at that time, Malad. At the police station at that time, Malad. Let them investigate. This has been inserted later in point of time. No. Page 4. Yes, prima facie it appears. Before, Malad. Prima Before. facie it appears. Page 4, not inserted. Let them look into it. तो अभी जो हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई, ये सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई चल रही थी और जब बहस चल रही थी, ये उसकी तस्वीरें और उसका वीडियो था। सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर मामलों में आमतौर पर लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत सार्वजनिक रूप से देखने की नहीं होती। मीडिया को भी इजाजत नहीं होती कि वो इस मामले में इस वीडियो का इस्तेमाल कर सके। लेकिन कोलकाता के मामले में अदालत ने खास तौर पर इसकी अनुमति दी और इससे पता चलता है कि कोलकाता का यह मामला राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और यह मामला कितना बड़ा अपवाद बनकर सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार मीडिया को भी इजाजत दे दी और लोगों को भी यह इजाजत दी कि सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग वो देख सकते हैं सार्वजनिक रूप से। आज हम कपिल सिब्बल के बारे में भी आपसे जरूर कुछ कहना चाहेंगे, जो इस मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार के वकील हैं और सरकार के पक्ष में अदालत में खड़े हैं। वो पश्चिम बंगाल सरकार का बचाव भी कर रहे हैं और
कोलकाता पुलिस का बचाव भी कर रहे हैं और उनका पूरा मुद्दा ये है कि कोलकाता पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती, कोई लापरवाही नहीं बरती। कोलकाता पुलिस ने बिल्कुल ठीक काम किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार